दोस्तों, दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है। जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। आपके मन में भी अगर यार ठहराव है, दिमाग शांत है आपका, तो यार आप अपने मन में कैसे भी कॉन्सेप्ट को बसा लेंगे। आप अपने दिमाग में कैसे भी कॉन्सेप्ट को संभालेंगे। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह बना ही लेगा, बस आपके अंदर ठहराव होना चाहिए। एक अलग ही लेवल की मेडिटेशन है जो यार खामोश रहने से, शांत रहने से, अपने आप से बात करने से डेवलप हो पाएगी। मुझे लगता है आप लोग यार काफी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई बिल्कुल बिंदास चल रही है। ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम मेनली यार एसोसिएटेड कोलॉइड्स की बात कर रहे होंगे, मिसल फॉर्मेशन की बात कर रहे होंगे। मिसल फॉर्मेशन से रिलेटेड जेई और नीट में काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और मुझे लगता है ये जेई और नीट का यार एक फेवरेट टॉपिक है। हाँ, बोर्ड में भी काफी बार क्वेश्चन आए हैं, तो बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें हमें जितना ध्यान लगाना है उतना यार कम रहेगा। मुझे लगता है पूरे एफर्ट्स डाल देने चाहिए इस टॉपिक के अंदर। उम्मीद है आप भी यार पूरी एनर्जी के साथ इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। मैं भी ट्राई करूंगा सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आप सभी का यार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस प्यारे से चैनल पर। और मुझे तो आप जानते हैं ही, तो ज्यादा वक्त को जाहिर ना करते हुए आगे चलते हैं यार। वक्त की कीमत तो आप समझते होंगे ही, टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है ना, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, इसके बेसिस पर हमने 3 कैटेगरी में कोलॉइड्स को यार डिवाइड कर दिया था। मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड कोलॉइड, जो कि जादुई कोलॉइड्स है ना, खास किस्म के कोलॉइड्स हैं, चमत्कारी कोलॉइड्स हैं। इनसे रिलेटेड हमारा डिस्कशन चल रहा था, पेंडिंग था। आज की हमारी मुलाकात में, इस कहानी में हम लोग यार सारी बातें जान रहे होंगे। एसोसिएटेड कोलॉइड्स की एक कहानी मैं पूरी आपके सामने यार पेश कर दूंगा, बयां कर दूंगा। इस पूरी गाथा को आप समझ रहे होंगे। फिलहाल मल्टी मोलिकुलर के बारे में इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉलर मोलिक्यूल जब एग्रीगेट बनाएंगे, और उस केस में पार्टिकल जब एग्रीगेट बनाकर कोलोडियल रेंज में लाई कर रहे होंगे, ऐसे केस में उस कोलॉइड को मल्टी मोलिकुलर बोल देंगे। मैक्रोमोलिकुलर, इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, जब भारी भरकम मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कुछ पॉलीमर्स, कुछ बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हमने पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर देख लिए हैं, जब ये सुटेबल सोलवेंट या डिस्पर्सन मीडियम में डिसोल्व होंगे, तो यार ये कोलोडियल रेंज में लाई कर रहे होंगे। भारी भरकम मोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल जब कोलॉइड बनाएंगे तो इनको मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बोला जाएगा। एसोसिएटेड कोलॉइड ये खास किस्म के चमत्कारी कोलॉइड है। खास किस्म के कोलॉइड हैं, चमत्कारी कोलॉइड हैं। खास किस्म के कैसे हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर इनके पार्टिकल्स यार एग्रीगेट करते हैं और कोलोइडियल रेंज में लाई करते हैं। तो ऐसे केस में हमें एसोसिएटेड कोलॉइड्स मिल रहे होंगे, और जो एग्रीगेट्स होंगे, जो बनेंगे यार इन पार्टिकल्स के इकट्ठा होने से जो एग्रीगेट्स मिल रहे होंगे, इनको बोला जाएगा मिसेल। सोप और डिटर्जेंट यार मिसेल बनाते हैं। सोप और डिटर्जेंट क्या बनाते हैं? मिसेल बनाते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूं, ये तमाम बातें हमारी हो चुकी है। मिसेल फॉर्मेशन अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर होती है, दैट टेम्परेचर इज अ क्राफ्ट टेम्परेचर। मिसेल फॉर्मेशन अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, दैट कंसंट्रेशन इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। वेरी गुड, आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। तो चलिए फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। क्या हेडिंग डालेंगे आप? मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोप के फॉर्मूला को RCOON इस प्रकार से जनरलाइज किया जा सकता है। यार जो है काफी बड़ा ग्रुप है, काफी बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, एल्काइल पार्ट है, काफी बड़ा ग्रुप है ये,
ठीक है ना। इट डिसोसिएट्स इनटू RCO माइनस एंड Na+ आयंस। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा होगा। RCOONA पानी में डालेंगे, सोप मॉलिक्यूल्स को पानी में डिसोल्व कर रहे होंगे, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स को पानी में डिसोल्व कर रहे होंगे। पहले यार ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, ये आयोनाइज होगा। RCO माइनस आयंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट हैं। ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाँ ये जो R है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज टेल पार्ट और नॉन पोलर पार्ट। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से इसको नॉन पोलर पार्ट बोला जाता है। ये टेल पार्ट है विच इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? वाटर रिपेलिंग, पानी को रिपेल करता है। एंड ए पोलर ग्रुप CO माइनस, जो CO माइनस है पोलर ग्रुप है, ये हेड है। CO माइनस इज पोलर ग्रुप, ये हेड है। विच इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, पानी से प्यार, किसको? CO माइनस को। तो इसका स्ट्रक्चर यार इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट है और यहां देखना ये है पोलर पार्ट, ये पोलर पार्ट है, दिस इज पोलर पार्ट एंड दिस इज नॉन पोलर पार्ट। हाइड्रोकार्बन चेन ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से फोबिया है, वाटर हेटिंग है। ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार है इसको, ठीक है। ये वाटर रिपेलिंग है, ये वाटर लविंग पार्ट है। कहानी क्लियर है? इस पर माइनस चार्ज है तो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कहानी क्लियर है? अगर ये कहानी क्लियर है तो आप इस बात को जान लो, इसे हेड पार्ट बोलते हैं। ये हेड है, दिस इज हेड पार्ट। इसे टेल बोलते हैं, दिस इज टेल पार्ट, ये टेल पार्ट है। ये मामला भी आपको क्लियर है। आगे देखिए, RCO माइनस आयंस आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। RCO माइनस आयंस कहां प्रेजेंट होंगे? सरफेस पर प्रेजेंट होंगे विद देयर CO माइनस ग्रुप्स इन वाटर। हाँ ये वाटर लविंग पार्ट है तो ये पानी में अंदर होगा। एंड हाइड्रोकार्बन चेन आर स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये बाहर की तरफ यार मिल रही होगी, CO माइनस से दूर मिल रही होगी। सीन कैसा होगा? चलिए सीन सेट करते हैं, सीन कैसा होगा। इस प्रकार से पानी में जब RCO माइनस Na+ को डाला जाएगा, डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट तो करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, चेन जो है ये बाहर रहेगी और CO माइनस अंदर होगा। सीन कुछ ऐसा होगा, पहले लो कंसंट्रेशन पर ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, आयोनाइज होगा, CO माइनस Na+ में ये डिसोसिएट होगा। तो ऐसे केस में हाइड्रोफोबिक पार्ट, जिसको पानी से फोबिया है, जिसको पानी से फोबिया है, हाइड्रोफोबिक, फोबिक, पानी से दूर होगा, ये पानी से दूर होगा। और हाइड्रोफिलिक, 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 जिसको पानी से प्यार है, पानी से प्यार है इसको, ठीक है। ये पानी के साथ इंटरेक्शन बना रहा होगा, ये अंदर होगा, ये पानी में अंदर होगा, पानी में अंदर होगा। बताइए इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आगे देखिए, अगर हम फर्दर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? बट एट क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, but at critical micelle concentration anions are pulled into bulk of solution, but at critical micelle concentration जो anions है ये यार बल्क में चले जाएंगे। जब पॉपुलेशन यहां बढ़ जाएगी, सरफेस पर काफी ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, कंसंट्रेशन जब यार ग्रेटर देन क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन है
तो क्या होगा, ये जो एनायंस है ये अंदर चले जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। जो सरफेस की लेयर है ये इतने ज्यादा सोप मॉलिक्यूल्स को, इन स्टीरेट आयंस को झेल नहीं पाएगी, नहीं झेल पाएगी तो सिंक कर जाएंगे ये यार, अंदर की तरफ पुल हो जाएंगे। पानी खींच रहा है ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को, तो ये जो सरफेस पर जो लेयर होगी यार ये झेल नहीं पाएगी, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को, पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई है, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया गया। दीज आर पुल्ड इनटू बल्क एंड एग्रीगेट टू फॉर्म स्फेरिकल शेप, ये इकट्ठा हो जाएंगे, स्फेरिकल शेप बना रहे होंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए स्फेरिकल शेप बना रहे होंगे, विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंट्रोस्फीयर, with हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल अरेंजमेंट बन रही होगी और जिसमें यार ज्यादा स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए हाइड्रोफोबिक से ही मैक्सिमम इंटरेक्शन करना चाहेगा, with CO minus part remaining outward on the surface of sphere, स्फीयर के सरफेस पर कौन होगा, CO माइनस होगा। an aggregate thus formed is named as An aggregate thus formed is named as ionic micelle। ध्यान से देखो क्या होगा, जब काफी ज्यादा पॉपुलेशन होगी इन आयंस की, काफी ज्यादा सोप मॉलिक्यूल्स को हम डाल देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देख लो, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, मजा आने वाला है आपको। क्या होगा, ये लेयर झेल नहीं पाएगी इतने सारे मॉलिक्यूल्स को, तो पानी खींच रहा है CO माइनस को, जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी इस प्रकार के आयंस की तो ये यार पानी में डुबकी लगा जाएंगे, ठीक है, पानी में चले जाएंगे। पानी में चले जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी शानदार स्फेरिकल अरेंजमेंट बन रही होगी, ऐसी शानदार स्फेरिकल अरेंजमेंट मिल रही होगी। ये कहानी क्लियर है कि नहीं है, अरे ऐसी शानदार क्या मिल रही होगी, स्फेरिकल अरेंजमेंट मिल रही होगी जिसमें यार हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है देखना, ये सेंटर है, ये सेंटर की तरफ लाई कर रहा होगा, सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट ये देखना सेंटर की तरफ लाई कर रहे होंगे, क्यों, ताकि आपस में इंटरेक्शन हो पाए, ताकि आपस में इंटरेक्शन हो पाए। जो CO माइनस है, जो हेड पार्ट है, ये सरफेस पर रहेगा, क्यों, ताकि पानी के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन हो पाए। CO माइनस पोलर पार्ट है, पानी पोलर होता है, पोलर पोलर के साथ इंटरेक्शन करता है, तो CO माइनस सरफेस पर रहेगा तो यार मैक्सिमम इंटरेक्शन हो पाएगी, ये सरफेस पर मिल रहा होगा, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक पार्ट देखना इस प्रकार से हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरेक्शन बना रहा होगा। अगर ये स्फेरिकल अरेंजमेंट मिलती है तो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा पानी के अंदर, ठीक है। और इस प्रकार से जो एग्रीगेट बनेगा दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड इसे बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, एसोसिएटेड कोलॉइड बोलेंगे। और जल्दी से देख लो इसका एक और नाम भी, इसे यार मिसेल भी बोलते हैं, इस एग्रीगेट को मिसेल भी बोलते हैं, ये मिसेल है। इतनी कहानी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताइए, क्लियर है। अब यार इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सवाल तो आपसे ये है, अगर टर्बिडिटी वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करना हो, टर्बिडिटी वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करना हो, टर्बिडिटी वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ, गाढ़ापन, टर्बिडिटी का मतलब आप समझते हो ना, गाढ़ापन, सोप डालने से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो टर्बिडिटी वर्सेस आपको कंसंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको बताना चाहूंगा, पहले सोप मिक्स करेंगे तो टर्बिडिटी यार ज्यादा नहीं मिल रही होगी क्योंकि मिसल नहीं बनी है। जैसे ही मिसल बनने स्टार्ट हो जाएगी, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जब एग्रीगेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो ऐसे केस में यार गाढ़ापन भी बढ़ जाएगा, गाढ़ापन भी बढ़ जाएगा। तो जो ये टर्बिडिटी है कहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, ये क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद देखना इस प्रकार से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। यहाँ CMC है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है,
इसके बाद यार एग्रीगेट्स बने होंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने होंगे हायर कंसंट्रेशन पर, जिनको मिसल बोलते हैं, स्फेरिकल अरेंजमेंट मिल रही होंगी। तो यार इंटरेक्शन जब ज्यादा हो रही होगी तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे, टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, गाढ़ापन इंक्रीज होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद, उससे पहले मिसल नहीं बनी थी तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं थी, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे कि यार टर्बिडिटी ज्यादा कुछ चेंज होगी नहीं। हाँ, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद टर्बिडिटी यार तेजी से चेंज हो रही होगी, गाढ़ापन बढ़ रहा होगा। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अगर मिल रहे होंगे, एग्रीगेट्स अगर मिल रहे होंगे, तो यार गाढ़ापन जो है ये बढ़ जाएगा। कंडक्टिविटी के बारे में कैसे विचार है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ, ये एग्जाम में आ जाए। सोप मॉलिक्यूल्स को पानी में डालोगे क्या होगा, सोचिए क्या होगा, डिसोसिएट होंगे, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जी हाँ, सोप मॉलिक्यूल्स को पानी में डालोगे, कुछ पहले से कंडक्टिविटी होगी पानी की, सोप मॉलिक्यूल को डालोगे तो कंडक्टिविटी यार इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे और ज्यादा सोप मॉलिक्यूल डालोगे, एग्रीगेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस केस में कंडक्टिविटी तेजी से नहीं बढ़ेगी। पहले एग्रीगेट बनने से पहले तो कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ रही होगी, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद और ज्यादा सोप मॉलिक्यूल डालोगे तो कंडक्टिविटी तेजी से नहीं इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसके बाद तो एग्रीगेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मूवमेंट जो है उन भारी भरकम आयंस की कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में कंडक्टिविटी यार तेजी से इंक्रीज नहीं करेगी। नो डाउट नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये एग्रीगेट बना रहे हैं, मूवमेंट इनकी उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना यार, जितनी ज्यादा स्टार्टिंग में मिल रही थी जब इन्होंने एग्रीगेट नहीं बनाया था। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद यार कंडक्टिविटी जो है ये तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही होगी। ये सीएमसी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है। बताइए मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे बता दो सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, सोप डालने से क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगी या ज्यादा होगी? सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ आप मुझे बता दो। सोचिए, सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ कैसा मिल रहा होगा? मुझे तो लगता है सरफेस को सहारा मिल जाएगा। कैसे? सरफेस की जो लेयर पहले अनबैलेंस थी, कुछ हद तक सोप मॉलिक्यूल आने से देखना बाहर की तरफ भी पार्टिकल्स मिल रहे हैं और पानी के पार्टिकल्स अंदर भी हैं, तो ऐसे केस में आप क्या बोल दोगे? ऐसे केस में आप बोल दोगे यार सरफेस जो है ये पहले के मुकाबले रिलैक्स्ड होगा, है ना। सरफेस टेंशन क्या एक्सप्रेस करती है यार? उस इनवर्ड फोर्स को एक्सप्रेस करती है जो सरफेस के मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ पार्टिकल्स बाहर भी हैं, तो कुछ हद तक यार सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं ये स्टेबलाइज हो पाए होंगे। कहने की बात यह है कि यार सोप डालने से सरफेस टेंशन कम होती है। हाँ बिल्कुल सही सुना, सोप डालने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, सोप डालने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। और इसके बाद जब टर्बिडिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद, जब टर्बिडिटी गाढ़ापन बढ़ जाएगा, जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, टर्बिडिटी बढ़ जाएगी मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो सरफेस टेंशन और कम हो जाएगी। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, जब गाढ़ापन बढ़ जाएगा और कम हो जाएगी सरफेस टेंशन, ठीक है ना। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद अगर टर्बिडिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो यार सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लायोफिलिक लायोफोबिक कोलोइड्स में आपको पहले भी बता चुका हूं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी किस प्रकार से रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो यार सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? याद रखना ये सारी बातें, ये ग्राफ कभी ना कभी एग्जाम में आएंगे, मुझे ऐसा लगता है ये करण अर्जुन कभी ना कभी जरूर आएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी
वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ आप बता दो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पाई इज इक्वल टू CRT। सारे बच्चे जानते हैं इसके बारे में, जो नहीं जानते हैं तो सुन लो। ये फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का ये फॉर्मूला है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स पर। जो पाई है ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स पर। कितने पार्टिकल्स यार सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, इस बात पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। जैसा कि आप जानते हैं पानी में अगर आप सोप मॉलिक्यूल्स को डालोगे, आप C17H35, ये सोप का फॉर्मूला है, नहीं जानते हो तो COONA, इसको आप डालेंगे तो होगा क्या? ये डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, है ना? क्या होगा इसका? डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे होंगे, पाई जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ। अगर डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो देखिए फिर पाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यार इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद तो एग्रीगेट बन जाएंगे। पार्टिकल्स का नंबर जो है यार तेजी से इंक्रीज नहीं होगा। और पार्टिकल डालोगे नो डाउट सॉल्यूशन में तो पार्टिकल ज्यादा ही आएंगे, और पार्टिकल्स को अगर आप ऐड कर रहे होगे सॉल्यूशन में तो पार्टिकल ज्यादा ही आएंगे, लेकिन पार्टिकल्स का नंबर तेजी से इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट बना रहे हैं, पार्टिकल इकट्ठा हो रहे हैं, स्फेरिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो ऐसे केस में क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद यार ऑस्मोटिक प्रेशर तेजी से इंक्रीज नहीं होगा। तो ये कंसंट्रेशन क्या है? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन CMC है। तो इस प्रकार से ये इंपोर्टेंट ग्राफ हमने देख लिए हैं। एनसीईआरटी बुक में ग्राफ नहीं है, लेकिन जेई और नीट के लिए बेहद इंपोर्टेंट ग्राफ है। आई होप आपने यार इन सभी ग्राफ में अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी, बना ली है तो ये देख लो। एग्जाम्पल्स ऑफ मिसल्स, मिसल्स के एग्जाम्पल, मिसल सोप और डिटर्जेंट बना सकते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स कैपेबल होते हैं इस प्रकार के एसोसिएटेड कोलोइड्स बनाने में। ठीक है, तो मिसल्स बनाने के लिए ये वाले सोप मॉलिक्यूल्स, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स लिए जा सकते हैं। सोडियम स्टीरेट फॉर्मूला देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम स्टीरेट, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये तो याद हो गया, C17H35 COO- Na+, ये सोप है। सोडियम स्टीरेट इसको बोलते हैं, और ये स्टीरेट आयन है। सोडियम लोराइल सल्फेट देखिए, CH3CH211SO4- Na+, ये डिटर्जेंट है। तो देख लो, जिसमें सल्फेट ग्रुप होगा उसे हम क्या बोल देंगे? डिटर्जेंट बोल देंगे, और इसे भी डिटर्जेंट बोला गया, ये भी डिटर्जेंट है। ठीक है, सोप मॉलिक्यूल यार सॉफ्ट वाटर के अंदर काम करते हैं, हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाएंगे। हार्ड वाटर में स्कम बनाएंगे, फ्रोथ नहीं बना पाएंगे, लेदर नहीं बना पाएंगे। लेकिन डिटर्जेंट की खासियत क्या होती है? ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। अरे सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर सुना होगा आपने, डिटर्जेंट की खास बात क्या है? ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। ठीक है, और ये भी मिसल बनाते हैं, डिटर्जेंट भी मिसल बनाते हैं, लेदर बनाते हैं, मिसल बनाते हैं। घरों में देखा होगा कपड़े धोते वक्त साबुन के भी झाग बनते हैं और डिटर्जेंट के भी झाग बनते हैं। दोनों ही कैपेबल हैं मिसल बनाने में।
अब एक बार ना यार जेई में क्वेश्चन आ गया कि आप बता दो कौन से सोप या डिटर्जेंट, कुछ सोप मॉलिक्यूल दिए थे, कुछ डिटर्जेंट दिए थे, इनमें से कौन से सोप मॉलिक्यूल या फिर डिटर्जेंट की क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन कम है। ये कैसे बताएंगे, ये कैसे बताएंगे। देखिए जो क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन है ये इनवर्सली रिलेटेड होती है मॉलिक्यूलर वेट के साथ। आपको नहीं लगता जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट का, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, उसकी सिंक करने की टेंडेंसी, पानी के अंदर समा जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। एग्रीगेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जो पानी के अंदर दूसरे हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन बना सकता है। भारी भरकम मॉलिक्यूल्स की मिसेल बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। मतलब कम कंसंट्रेशन पर ही मिसेल बना लेंगे, मतलब कम अमाउंट में ही मिसेल बन जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन इनवर्सली रिलेटेड है। इसके अलावा वेंडरवोल इंटरेक्शन, वेंडरवोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर ज्यादा है, वेंडरवोल इंटरेक्शन अगर ज्यादा है, तो ऐसे केस में भी कम कंसंट्रेशन पर ही यार मिसल बन जाएगी, एसोसिएटेड कोलोइड मिल जाएगा। और वेंडरवोल इंटरेक्शन चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है ना। इन तमाम बातों से हम क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन को यार रिलेट कर पाएंगे। जेई में क्वेश्चन आ चुका है, जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, जेई और मेंस, जेई एडवांस्ड और जेई मेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कैसा था इसकी एक झलक मैं आपको दिखा दूंगा। ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं, उस मुद्दे को भी कर लेंगे डिस्कस, उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल आगे चलते हैं और यार बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की। आज आपको कपड़े धोना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अरे मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, टेंशन मत लो। ग्रीस और ऑयल मॉलिक्यूल जो कि क्लोथ सरफेस के साथ स्टिक मिलता है, उसको कैसे दूर करना है, क्या करेंगे, सोप और डिटर्जेंट को अप्लाई करेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में यार मिसेल बन जाएगी। हाँ वहां पर भी मिसेल बनेगी, बिल्कुल सही सुना है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आप हेडिंग डाल लो और इसमें लिखिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट। सोप मॉलिक्यूल्स ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ मिसेल बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास क्लोथ सरफेस है, गंदा कपड़ा है, ठीक है ना, उसका सरफेस है। दो भी बना दूंगा, है ना, बेरोजगारी कम हो जाएगी आज। अरे मजाक कर रहा हूं, देख लो ये क्लोथ सरफेस है और ये क्या है, ऑयल और ग्रीस है। ये क्या है, ऑयल और ग्रीस है। ये क्या होगा जब आप सोप को अप्लाई कर रहे होगे, डिटर्जेंट को आप अप्लाई कर रहे होगे, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ऑयल और जो ग्रीस है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर चला जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और CO माइनस सरफेस पर रहेगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट इंसर्ट हो जाएगा, CO माइनस सरफेस पर मिल रहा होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंसर्ट हो जाएगा, सरफेस पर COO माइनस मिल रहा होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट इंसर्ट हो गया, सरफेस पर CO माइनस मिल रहा है, सरफेस पर यहां भी देखना CO माइनस मिल रहा है, COO माइनस सरफेस पर है। कहानी क्लियर है। अगर हम ऐसे डर्टी क्लोथ को सोप सॉल्यूशन या फिर डिटर्जेंट सॉल्यूशन से ट्रीट कर रहे होंगे तो यार सोप मॉलिक्यूल्स देखना इस प्रकार से मिसेल बनाएंगे। बनाएंगे किस प्रकार से बनाएंगे, इन सच ए वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ स्टीरेट, मान लेते हैं सोप मॉलिक्यूल्स की हमने बात की है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ स्टीरेट आयंस इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट।
ये ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट is projected out of grease, is projected out of grease droplet like the bristles. जो ब्रश होता है उसके जो दांत होते हैं उसकी तरह देखना, ये अंदर फंस जाएगा, उसकी तरह क्या कर जाएगा, ये ग्रीस के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, ये ग्रीस है, ऑयल ड्रॉपलेट है, इसके अंदर फंस जाएगा। तो क्या होगा इसके बाद, फिर इसको जकड़ लेगा बिल्कुल, है ना। ये जो देखना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो अंदर चला गया, ये इसको जकड़ लेगा, ऑयल और ग्रीस को जकड़ लेगा। तो क्या होगा, इनके आपस में इंटरेक्शन होगी, ऑयल भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, आपस में इंटरेक्शन होगी। तो क्या होगा, सिंस पोलर पार्ट कैन इंटरेक्ट विद वाटर, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टीरेटाइन्स इज नाउ पुल्ड इन वाटर ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। Oil droplet surrounded by stereotynes is pulled into water and removed from dirty surface. जब हम excess amount of water से ट्रीट करेंगे, सोप या डिटर्जेंट को अप्लाई किया, इस प्रकार से मिसल बन गई है। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी से जब हम ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी से जब हम ट्रीट कर रहे होंगे, तो पानी क्या करेगा, पानी इस पोलर पार्ट को अपनी तरफ खींच लेगा। हाँ, पोलर पोलर में इंटरेक्शन होती, पानी भी पोलर है, ये भी पोलर पार्ट है। इस पोलर पार्ट को पानी अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा। तो क्या होगा, यहां से इसको अलग होना ही पड़ेगा। हाँ, यहां से अलग हो जाएगा, यहां से इसको डर्टी क्लॉथ का सरफेस क्या करना होगा, छोड़ना पड़ जाएगा। ये सरफेस छोड़ना पड़ जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद क्या मिलेगा, कुछ टाइम के बाद आपको यार, यहां देखिए, पानी से ट्रीट करने के बाद क्लीन सरफेस मिल जाएगा। ये कहां चला गया, ऑयल और ग्रीस कहां चला गया, ये देखना, यहां बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, और ये बना रहा है मिसल। हाँ, मिसल बनाकर देखना, इस प्रकार से अलग हो गया है। इसने क्या बनाई है, इसने मिसल बनाई है। ये है ऑयल और ग्रीस, इसमें देखना काफी सारे स्टीरेटाइन्स हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड है, और इस प्रकार से हमने क्या किया, क्लॉथ को क्लीन कर लिया है। ये क्या होगा, सोप का क्लींजिंग एक्शन होगा। मिसल बनाई, ऑयल और ग्रीस को जकड़ लिया, और पोलर पार्ट को अपनी तरफ कौन बुलाएगा, पानी बुलाएगा। तो पानी इसको खींच लेगा अपनी तरफ, पोलर पार्ट को खींचेगा, और पोलर पार्ट तो यार हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ अटैच्ड है, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल और ग्रीस को खींच लेगा। मतलब पानी ने इसको खींचा, हाइड्रोफोबिक पार्ट ने ऑयल और ग्रीस को खींच लिया, ये सरफेस से अलग हो गया। इस प्रकार से हमें क्लीन सरफेस मिल गया, ये क्लीन सरफेस है। दिस एक्शन ऑफ सोप इज कॉल्ड क्लींजिंग एक्शन। इसे क्या बोल देंगे, सोप का क्लींजिंग एक्शन बोल देंगे। अगर आप इनको एक फ्लो चार्ट में याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। फ्लो चार्ट में याद करना चाहें इसको तो ऐसे याद कर लो, सोप और डिटर्जेंट डिजोल्व्स इन वाटर, सोप और डिटर्जेंट पानी में डिजोल्व हुआ। इसके बाद देखिए, सर्फेक्टेंट आयंस और स्टीरेटाइन्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन ग्रीस एंड वाटर। स्टीरेटाइन्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन ग्रीस एंड वाटर। देखिए, इस प्रकार से स्टीरेटाइन्स ओरिएंटेशन बना रहे होंगे, इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर लाई कर रहा होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट सरफेस पर मिल रहा होगा। इससे क्या होगा, इससे यार ये जो ऑयल है ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिगिंस टू सेपरेट, इट बिगिंस टू सेपरेट। ठीक है, ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी और सेपरेट हो जाए तो इससे क्या हो जाएगी, क्लीनिंग जो है, ये जो क्लींजिंग एक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, हमें क्लीन सरफेस मिल जाएगा। तो किस प्रकार से सोप मॉलिक्यूल्स ने, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स ने काम किया है, इन्होंने यार मिसल बनाते हुए इस प्रकार से देखिए डर्ट यानी ऑयल और ग्रीस को अलग कर दिया है। हाँ, पानी से ट्रीट करना होगा तभी तो CO- को यार पानी अपनी तरफ खींच पाएगा,
और डर्ट और ऑयल इसके साथ एसोसिएटेड होकर अलग हो पाएगा क्लोथ सरफेस से, और हमें क्लीन क्लोथ सरफेस मिल जाएगा। सोप और डिटर्जेंट के इस एक्शन को हम बोल देंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। कहानी क्लियर है? इसको भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ढेर सारे क्वेश्चंस देख लो यार। क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट स्टार्ट्स फ्रीजिंग। देखिए, क्राफ्ट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर बिलो विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट स्टार्ट्स फ्रीजिंग। कैसा है? आगे देखिए, बिलो विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस, above which aqueous solution of detergent starts boiling, aqueous solution of detergent starts boiling, above which formation of मिसेल टेक्स प्लेस। मुझे लगता है क्राफ्ट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ऊपर मिसेल फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, मिसेल फॉर्मेशन हो जाते हैं। टेम्परेचर अबव विच मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, चले आगे फिर। Identify the correct molecular picture indicated below. What happens at critical micelle concentration of aqueous solution of surfactant molecules? ठीक है ना, surfactant molecules का aqueous solution है, क्या होगा? क्या होगा जरा सोचिए। अगर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन अटेन हो गई है तो ऐसे केस में मिसेल बन रही होगी। स्फेरिकल अरेंजमेंट तो यहां भी दे रखी है, यहां भी दे रखी है, लेकिन 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 जो सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स को गौर से देखेंगे तो मुझे लगता है इसका आप आंसर कर पाएंगे। ये जो पोलर पार्ट है, ये वाला है जो डॉट से इंडिकेट किया गया है, ये अंदर होना चाहिए। हाँ, अंदर ही है। और नॉन पोलर पार्ट बाहर होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर रिपेलिंग पार्ट बाहर होना चाहिए। नॉन पोलर बाहर है। यहां इसका रिवर्स दिया, नॉन पोलर अंदर दे रखा है। क्या वाटर रिपेलिंग अंदर हो सकता है? वाटर रिपेलिंग पार्ट क्या पानी में मिल सकता है? अरे नहीं, ये गलत दिया है। मतलब डी ऑप्शन यहां पर होगा करेक्ट ऑप्शन। अरे नहीं, मतलब डी फिगर जहां दे रखी वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, तो डी फिगर ऑप्शन ए में दे रखी है। ऑप्शन याद दिए हैं, गलती मत करना, ये ऑप्शन नहीं है। डी फिगर जहां दे रखी है ऑप्शन ए में दे रखी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यार इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एन आयनिक मिसेल इज फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ। मिसेल कब बनेगी? इसके लिए क्या होना चाहिए? लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए। लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन कहां दे रखी है? यहां दे रखी है, और सोडियम स्टीरेट का जिक्र किया गया, लेकिन ये टोलिन में जिक्र किया गया है। मिसेल तो पानी में बनेगी, तो लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन यहां है, और यहां देखना सल्फेट ग्रुप है। जरूर ये डिटर्जेंट होगा, और ये पानी में दिया गया है, क्योंकि यहां सोलवेंट तो मेंशन नहीं किया है, तो हम पानी ही मान लेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ना ही सोप है ना ही डिटर्जेंट है, ये तो एक अजीब सा ही कंपाउंड दिया है, इसकी तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। और लिक्विड डाई इथाइल ईथर टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl नहीं। यहां देखिए, ईथर में कहां लंबी चेन है, और मेंशन कहां किया है कि इसके अंदर एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, पोलर पार्ट होता है, काफी ज्यादा पोलर पार्ट होता है। नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। ये भी देखिए, ना ही सोप है ना ही डिटर्जेंट है। ये सोप तो है, लेकिन टोलिन में दे रखा, पानी में होना चाहिए था, तब ये इसका आंसर हो सकता था। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी है, सल्फेट ग्रुप है, हाईली पोलर पार्ट है, और ये देखना हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। तो ये जो है, ये मिसेल फॉर्मेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नो टेंशन। चले आगे। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन एंड गोल्ड सोलर एग्जाम्पल ऑफ। याद आपको, हीमोग्लोबिन को हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड में कंसिडर किया था, और गोल्ड को हमने, मेटल सोल को, नेगेटिवली चार्ज्ड माना था। तो देखते हैं आंसर कर देंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड रिस्पेक्टिवली। ये इसका आंसर हो जाएगा। मायावी टेबल मैंने आपको बताई, उस टेबल से देखकर आप आसानी के साथ आंसर कर देंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद देखिए, अंडर एम्बिएंट कंडीशन विच अमंग द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट विल फॉर्म मिसेल इन एक्वस सॉल्यूशन एट लोएस्ट मोलर कंसंट्रेशन। देखिए यार, CMC जो है, ये मोलिकुलर वेट के साथ, सरफेस एरिया के साथ
सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, वैन डर वाल्स फोर्स के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो मोलिकुलर वेट आप चेक करो, चेक करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मोलिकुलर वेट आपको ज्यादा मिल रहा होगा, चाहे आप चेक कर लो। अगर आप अपनी किस्मत आजमा कर देखना चाहते हो तो चेक कर लो, इसका मोलिकुलर वेट आपको ज्यादा मिल रहा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगी। देयरफॉर एट लेसर कंसंट्रेशन मिसेल विल बी फॉर्म्ड। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पहले आया था जेई एडवांस्ड में, ठीक है ना, फिर जेई मेंस में आया। क्लियर है, आंसर क्लियर है इसका। आगे देख लो, लायोफिलिक सोल्स आर, लायोफिलिक रिवर्सिबल होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नहीं लायोफिलिक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं। कोएगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इनको आसानी से कोएगुलेट किया जाएगा, नहीं आसानी से तो कोएगुलेट नहीं किया जाएगा। सेल्फ स्टेबलाइजिंग, हाँ अपने आप को स्टेबल रखते हैं क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की इंटरेक्शन होती है, ये सेल्फ स्टेबलाइजिंग है, इसके लिए अलग से कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है। क्या हमेशा कोएगुलेट हो जाएंगे? अगर चार्ज नहीं हुआ, इनके ऊपर चार्ज हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, अगर इनके ऊपर चार्ज नहीं हुआ तो आसानी के साथ कोएगुलेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन सेल्फ स्टेबलाइजिंग होते हैं, ये पक्की बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दीज आर सेल्फ स्टेबलाइजिंग, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होती है। आगे देख लो, ये नीट में आ चुका है। ए कोलोइडल सिस्टम हैज पार्टिकल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइज, अरे बिल्कुल आसान हलवा क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर पार्टिकल के साइज की ये रेंज मिलती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर, ये तो होगा। अरे 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर है, तो 1000 नैनोमीटर कितना होगा? 10⁻⁻6 मीटर होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। तो आज की सेशन में मैं बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, कोलोइडल स्टेट से रिलेटेड। बचा हुआ पार्ट हम अगले लेक्चर में फिनिश कर रहे होंगे। अगला लेक्चर नंबर 8 इसका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें खूब सारे प्रॉपर्टीज के साथ हम डिस्कशन को कंप्लीट कर रहे होंगे और सरफेस केमिस्ट्री हमारा यार खल्लास हो जाएगा। उम्मीद है यार आप सभी ने सरफेस केमिस्ट्री में पूरा दमखम लगाया होगा और जिस अंदाज से मैं पढ़ाना चाहता हूं, जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं, उस कंटेंट को आपने हजम किया होगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप ही बोलते थे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आइए, PYQs करवा दो। मैं तो आपको जेईई और नीट दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एनसीईआरटी के लंबे सेशन भी लेकर आऊंगा, जिसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज को हम फिनिश कर रहे होंगे और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक से जितने भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी करवा दूंगा यार। तो टेंशन मत लो, काफी कुछ यूट्यूब चैनल पर आ रहा होगा। अगर आप सच्ची पढ़ाई करने वाले इंसान हो, यार आपकी पढ़ाई को कोई रोक नहीं सकता है। यूं ही ये लेक्चर सीरीज चलती जाएगी। हल्का फुल्का कभी डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको टाइम दिया गया है, इस दिन लेक्चर स्केड्यूल्ड है और उस दिन लेक्चर ही नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप भी अपने एंड पर यार मेहनत करते रहो। मुझे लगता है साथ मिलकर ये कारवां बड़ा हो जाएगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर ही कंप्लीट। कल नहीं मिलेंगे, अब हम परसों मिलेंगे, है ना। कल थर्सडे है, थर्सडे हमारी क्लास होती है नहीं, हमारी क्लास फ्राइडे को होती है, याद है आपको। तो फ्राइडे को लंबा लेक्चर आपको मिल रहा होगा, जिसमें हम कोलोइडल स्टेट को यार फिनिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए खूब सारा ख्याल अपना रखना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है और इसके साथ साथ खूब सारी पढ़ाई करनी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।